नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग थ्योरी को समझने वाले हैं और उस थ्योरी का नाम है स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म। यूजीसी नेट, यूपीएससी और पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। अब सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग बात समझते हैं। कार्ल मार्क्स ने डायरेक्टली इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर कुछ खास नहीं लिखा था। मतलब उन्होंने डायरेक्टली फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी या स्टेट्स के रिलेशंस को एक्सप्लेन नहीं किया। उनका मेन फोकस था कैपिटलिज्म, क्लास स्ट्रगल, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और स्टेट के ऊपर। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्क्स के राइटिंग्स और आइडियाज़ इतने पावरफुल थे कि लेटर स्कॉलर्स ने उन्हीं आइडियाज़ को यूज़ करके एक कंप्लीटली नई आईआर थ्योरी डेवलप कर दी, और वही थ्योरी थी स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म डायरेक्टली चैलेंज करता है डोमिनेंट आईआर थ्योरीज को, जैसे कि लिबरलिज्म और रियलिज्म को। अगर हम रियलिज्म को देखें तो रियलिज्म ये कहता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हर स्टेट मेनली पावर और सिक्योरिटी पर फोकस करती है। और दूसरी तरफ अगर हम लिबरलिज्म को देखें तो लिबरलिज्म मेनली कोऑपरेशन और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पर फोकस करता है। लेकिन स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये थ्योरी मेनली थर्ड वर्ल्ड या ग्लोबल साउथ कंट्रीज की साइड से बात करती है। मतलब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के वो कंट्रीज जिन्होंने कोलोनियलिज्म, एक्सप्लॉयटेशन और इकोनॉमिक डिपेंडेंसी को एक्सपीरियंस किया। और इसी वजह से स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल ऑर्डर को न्यूट्रल या फेयर नहीं मानता। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म एक्चुअली इमर्ज हुआ था मार्क्स के स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ स्टेट से। मतलब मार्क्स ने जो आइडियाज स्टेट और कैपिटलिज्म के बारे में दिए थे, लेटर स्कॉलर्स ने उन्हीं आइडियाज को ग्लोबल लेवल तक एक्सटेंड कर दिया, और वहीं से डेवलप हुआ स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस। अब चलिए समझते हैं स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म एक्चुअली है क्या। स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म इंटरनेशनल रिलेशंस की एक स्कूल ऑफ आईआर थ्योरी है, जो कार्ल मार्क्स के राइटिंग्स और आइडियाज से इंस्पायर्ड है। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो ये थ्योरी मार्क्स के आइडियाज को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर अप्लाई करती है। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। पहला है क्लास स्ट्रगल और दूसरा है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म इन्हीं मार्क्सिस्ट आइडियाज को इंटरनेशनल सिस्टम पर अप्लाई करता है। मतलब जिस तरह मार्क्स सोसाइटी के अंदर एक्सप्लॉयटेशन को एक्सप्लेन करते हैं, वैसे ही स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म पूरे वर्ल्ड सिस्टम के अंदर इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन को एक्सप्लेन करता है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट थिंकर का नाम आता है, लुई एल्थ्यूसर। लुई एल्थ्यूसर एक फ्रेंच मार्क्सिस्ट फिलोसोफर थे और मिड 20th सेंचुरी में उनका कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म को डेवलप करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब एक्चुअल कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म इंडिविजुअल से ज़्यादा सिस्टेमिक स्ट्रक्चर्स पर फोकस करता है। मतलब ये थ्योरी सिर्फ ये नहीं पूछती कि कौन सा लीडर रिस्पॉन्सिबल था, कौन सी कंट्री ने कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट किया या किसने वॉर बिगिन किया, बल्कि ये एक डीपर क्वेश्चन पूछती है, ऐसा कौन सा सिस्टम है जो एक्सप्लॉयटेशन और इनइक्वालिटी को कंटिन्यू होने देता है। ऐसा कौन सा सिस्टम है जहां कुछ कंट्रीज कंटिन्यूअसली रिच और पावरफुल बनती जाती हैं और कुछ कंट्रीज पुअर और डिपेंडेंट ही रह जाती हैं। और इसी वजह से स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म ये आर्ग्यू करता है कि कैपिटलिस्ट वर्ल्ड सिस्टम ही ग्लोबल इनइक्वालिटी, वॉर और अंडर डेवलपमेंट का मेन रूट कॉज है। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझिए। रियलिज्म और लिबरलिज्म के अनलाइक स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म एक्सप्लॉइटेड और पेरिफेरल नेशंस की साइड से बात करता है। मतलब ये थ्योरी पावरफुल कंट्रीज के पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि एक्सप्लॉइटेड नेशंस के पर्सपेक्टिव से वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करती है। और फाइनली स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म एग्जिस्टिंग ग्लोबल ऑर्डर को चैलेंज करता है। ये थ्योरी ये कहती है कि एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल ऑर्डर कंप्लीटली न्यूट्रल या फेयर नहीं है, बल्कि ये मेनली एडवांस्ड कैपिटलिस्ट कंट्रीज के इंटरेस्ट्स को सर्व करता है। अब चलिए स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी थियरी को समझने से पहले यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो थियरी एमर्ज क्यों हुई। मतलब ऐसी क्या सिचुएशन थी जिसने स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म को जन्म दिया। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 पीरियड की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एशिया और अफ्रीका में फॉर्मल कलोनियलिज्म धीरे धीरे कोलैप्स होना स्टार्ट हो गया। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो यूरोपियन कलोनियल पावर्स जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और दूसरे कलोनियल स्टेट्स का कंट्रोल कॉलोनीज के ऊपर कम होना स्टार्ट हो गया।
और धीरे धीरे बहुत सारे कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिलना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ नेचुरली एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट हुई। नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज को लगा कि अब इंडिपेंडेंस मिल चुकी है तो डेवलपमेंट भी ऑटोमेटिकली आएगा। उन्हें लगा कि अब पॉवर्टी खत्म होगी, इकोनॉमी इंप्रूव होगी और कंट्रीज रैपिडली डेवलप करना स्टार्ट करेंगी। लेकिन यहाँ एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी बहुत सारे कंट्रीज में पॉवर्टी, अंडर डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डिपेंडेंसी कंटिन्यू करती रही। समझ में आ रहा है ना? मतलब पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस तो मिल गई थी, लेकिन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई थी। और इसी पॉइंट ने स्कॉलर्स को सोचने पर मजबूर किया। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। उस टाइम की डोमिनेंट वेस्टर्न आईआर थियरीज जैसे रियलिज्म और लिबरलिज्म ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही थी कि ग्लोबल साउथ कंट्रीज पुअर क्यों रह गईं। अगर कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं तो फिर डेवलपमेंट क्यों नहीं आ रहा? यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट थियरी आती है, मॉडर्नाइजेशन थियरी। मॉडर्नाइजेशन थियरी ये क्लेम करती थी कि अगर डेवलपिंग कंट्रीज वेस्टर्न पाथ को फॉलो करें तो धीरे धीरे डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मतलब वेस्टर्न मॉडल को कॉपी करो और डेवलपमेंट अचीव हो जाएगा। लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। नॉर्थ और साउथ के बीच इनइक्वालिटी और ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गई। यहाँ पर नॉर्थ का मीनिंग है डेवलप्ड कैपिटलिस्ट कंट्रीज और साउथ का मीनिंग है डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज। और इसी ग्रोइंग इनइक्वालिटी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जन्म दिया, आखिर प्रॉब्लम कहाँ है? और इसी गैप ने बर्थ दिया स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म और दूसरी क्रिटिकल थियोरीज को। अब स्कॉलर्स एक नया क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं, एग्जिस्टिंग ग्लोबल ऑर्डर से एक्चुअल बेनिफिट किसको हो रहा है? और यहाँ जो आंसर सामने आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट्स के अकॉर्डिंग एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल सिस्टम का सबसे ज्यादा बेनिफिट एडवांस्ड कैपिटलिस्ट वेस्ट को हो रहा था, न कि नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज को। मतलब ऑफिशियली कॉलोनीज इंडिपेंडेंट हो गई थी, लेकिन इकोनॉमिकली वो अब भी पावरफुल कैपिटलिस्ट कंट्रीज पर डिपेंडेंट बनी हुई थी। अब चलिए स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म के कोर अजम्पशंस और प्रिंसिपल्स को समझते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हर थ्योरी कुछ बेसिक अजम्पशंस के ऊपर खड़ी होती है, और अगर हमें स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म को डीपली समझना है तो हमें उसके कोर प्रिंसिपल्स को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए एक एक करके सब कॉन्सेप्ट्स को ईजी वे में समझते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज प्राइमरी। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म ये मानता है कि इकोनॉमी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मतलब किसी भी सोसाइटी में पॉलिटिकल रिलेशंस, सोशल रिलेशंस और हद तक कि इंटरनेशनल रिलेशंस भी अल्टीमेटली इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से इन्फ्लुएंस होते हैं। यहां बेसिकली थ्योरी ये कहना चाहती है कि इकोनॉमी ही बाकी सारी चीजों को शेप करती है। अब चलिए दूसरे प्रिंसिपल को समझते हैं, क्लास कॉन्फ्लिक्ट एट ग्लोबल लेवल। आपने मार्क्स के क्लास स्ट्रगल कॉन्सेप्ट के बारे में जरूर सुना होगा, जहां सोसाइटी मेनली दो क्लासेस में डिवाइडेड होती है, एक एक्सप्लॉइटिंग क्लास और दूसरी एक्सप्लॉइटेड क्लास। स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म इसी आइडिया को ग्लोबल लेवल पर अप्लाई करता है। मतलब पूरी दुनिया दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तरफ कोर कंट्रीज हैं जो पावरफुल और एक्सप्लॉइटिंग नेशंस हैं, और दूसरी तरफ पेरिफेरल कंट्रीज हैं जो एक्सप्लॉइटेड नेशंस हैं। समझ में आ रहा है ना? अब तीसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आता है, कैपिटलिज्म इज एक्सपेंशनिस्ट। यहां थ्योरी ये कहती है कि कैपिटलिज्म कभी स्टेबल नहीं रहता। कैपिटलिस्ट सिस्टम हमेशा नए मार्केट्स ढूंढता रहता है, चीप लेबर ढूंढता रहता है और रॉ मटेरियल्स के लिए नए रीजन्स में एक्सपैंड करता रहता है। और इसी वजह से कैपिटलिज्म कंटिन्यूअसली बॉर्डर्स के बाहर एक्सपैंड होता रहता है। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को समझते हैं, स्टेट सर्व्स कैपिटल। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म के अकॉर्डिंग स्टेट न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन नहीं होता, बल्कि स्टेट मेनली कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट और प्रमोट करता है। मतलब स्टेट का काम सिर्फ पब्लिक वेलफेयर नहीं होता, बल्कि कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट्स को सिक्योर करना भी होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल इनइक्वालिटीज स्ट्रक्चरल। ये पॉइंट स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है। थ्योरी ये कहती है कि ग्लोबल साउथ कंट्रीज में जो पॉवर्टी और अंडर डेवलपमेंट है वो कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि वो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड सिस्टम के अंदर ही बिल्ट इन है। मतलब सिस्टम खुद ऐसे बना हुआ है जहां कुछ कंट्रीज कंटिन्यूसली रिच होती जाती हैं और कुछ कंट्रीज पुअर और डिपेंडेंट ही रह जाती हैं। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। ये मार्क्स का एक कोर आइडिया था। सिंपल वर्ड्स में बोले तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ये कहता है कि हिस्ट्री मेनली मटेरियल और इकोनॉमिक फोर्सेस से ड्राइव होती है, ना कि सिर्फ आइडियाज, मोरालिटी या एथिक्स से। मतलब इकोनॉमिक कंडीशंस ही हिस्टोरिकल चेंजेस को इन्फ्लुएंस करती हैं। और फाइनली एक और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इंपीरियलिज्म इज सिस्टमैटिक।
यहाँ स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म ये आर्ग्यू करता है कि कॉलोनियलिज्म और नियो कॉलोनियलिज्म कैपिटलिज्म का एक्सीडेंटल पार्ट नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल कैपिटलिज्म का नेसेसरी फीचर है। मतलब कैपिटलिज्म नेचुरली एक्सप्लॉयटेशन और डोमिनेशन को क्रिएट करता है। अब चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, स्टेट एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ द बुर्जुआजी। यहाँ कार्ल मार्क्स का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट आता है। मार्क्स ने कहा था, The executive of the modern state is but a committee for managing the common affairs of the bourgeoisie। अब सिंपल वर्ड्स में इसका मीनिंग समझते हैं। मार्क्स ये कहना चाहते थे कि मॉडर्न स्टेट एक्चुअली रूलिंग कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट्स को मैनेज करता है। मतलब स्टेट न्यूट्रल नहीं होता, बल्कि वो बुर्जुआजी यानी कैपिटलिस्ट क्लास का इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। और यही सेम कॉन्सेप्ट लेटर स्कॉलर्स इंटरनेशनल सिस्टम को समझने के लिए अप्लाई करते हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म पूरे इंटरनेशनल सिस्टम को भी एक क्लास डिवाइडेड कैपिटलिस्ट सिस्टम के रूप में देखता है। मतलब ग्लोबल लेवल पर भी एक्सप्लॉयटेशन एग्जिस्ट करता है। अब यहां दो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स को समझते हैं। एक तरफ एडवांस्ड कैपिटलिस्ट वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जिन्हें स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट इंटरनेशनल बुर्जुआजी कहते हैं, और दूसरी तरफ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिन्हें पेरिफेरल या एक्सप्लॉयटेड नेशंस माना जाता है। और इसी वजह से स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म इंस्टीट्यूशंस जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO को भी क्रिटिकली देखता है। थ्योरी ये कहती है कि ये इंस्टीट्यूशंस ऑफिशियली डेवलपमेंट और कोऑपरेशन की बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये पावरफुल कैपिटलिस्ट कंट्रीज के इंटरेस्ट्स को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। अब चलिए स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, और यहां से एक्चुअल थ्योरी और भी इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट होती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नियो कलोनियलिज्म। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नियो कलोनियलिज्म टर्म को पॉपुलराइज किया था क्वामे एंड क्रूमा है। अब सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन समझते हैं, आखिर नियो कलोनियलिज्म का मीनिंग क्या है। देखिए, पहले जो ओल्ड फॉर्मल कलोनियलिज्म था वो ऑफिशियली इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स के बाद खत्म होना स्टार्ट हो गया। मतलब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बहुत सारे कंट्रीज को पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिल गई। कलोनियल रूलर्स ऑफिशियली वापस चले गए, लेकिन यहां एक्चुअल प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ओल्ड कलोनियलिज्म तो ऑफिशियली एंड हो गया था, लेकिन उसकी जगह एक नया और ज्यादा सटल फॉर्म ऑफ कलोनियलिज्म इमर्ज हो गया, और इसी नए फॉर्म को हम नियो कलोनियलिज्म कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? मतलब डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल कम हो गया, लेकिन इकोनॉमिक और इनडायरेक्ट कंट्रोल कंटिन्यू करता रहा। अब क्वेश्चन आता है, ये नियो कलोनियलिज्म काम कैसे करता है? स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट्स के अकॉर्डिंग नियो कलोनियलिज्म मेनली मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, फॉरेन एड स्ट्रक्चर्स और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ऑपरेट करता है। मतलब पावरफुल कंट्रीज डायरेक्टली रूल नहीं करती, लेकिन इकोनॉमिक सिस्टम्स और इंस्टीट्यूशंस के थ्रू इन्फ्लुएंस मेंटेन करती हैं। और इसी वजह से फॉर्मर कॉलोनीज फॉर्मली इंडिपेंडेंट होने के बाद भी इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली डिपेंडेंट बनी रहती हैं। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिल जाना इनफ नहीं है। अगर इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है तो एक्चुअल लिबरेशन भी कंप्लीट नहीं माना जा सकता। और इसी आइडिया को स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म स्ट्रांगली हाईलाइट करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, डिपेंडेंसी थ्योरी। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। A.G. फ्रैंक, समीर अमीन और राउल प्रेबिश। ये थिंकर्स डिपेंडेंसी थ्योरी के मेजर कंट्रीब्यूटर्स माने जाते हैं। अब सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि डिपेंडेंसी थ्योरी एक्चुअली क्या कहती है। ये थ्योरी ये आर्ग्यू करती है कि डेवलपिंग कंट्रीज स्ट्रक्चरली एडवांस्ड इंडस्ट्रियल वेस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज अपनी इकोनॉमिक नीड्स के लिए डेवलप्ड कैपिटलिस्ट कंट्रीज पर रिलाई करती हैं। अब यहां दो इंपॉर्टेंट चीजों को समझिए। डेवलपिंग कंट्रीज डिपेंडेंट रहती हैं फिनिश्ड गुड्स के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, कैपिटल के लिए और मार्केट्स के लिए, और इसी डिपेंडेंसी की वजह से अनइक्वल रिलेशनशिप क्रिएट होता है। अब यहां राउल प्रेबिश का कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रेबिश ने आइडेंटिफाई किया था अनइक्वल टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन कोर और पेरिफेरी। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो पुअर कंट्रीज चीप रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करती हैं और एक्सपेंसिव मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंपोर्ट करती हैं, और इसी वजह से इनइक्वालिटी कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है। अब यहां A.G. फ्रैंक का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट आता है, द डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। यहां फ्रैंक ये कहना चाहते हैं कि वेस्ट की वेल्थ एक्चुअली पेरिफेरी की पॉवर्टी के ऊपर बिल्ड हुई है। मतलब एक साइड का डेवलपमेंट दूसरी साइड के अंडर डेवलपमेंट से कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है ना?
और इसी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज ग्रेजुअली चीप रॉ मटेरियल्स और चीप लेबर सप्लायर्स बनकर रह जाती हैं। और अनइक्वल एक्सचेंज की वजह से ग्लोबल साउथ कंट्रीज कंटिन्यूसली अंडर डेवलपमेंट के साइकिल में फंसी रहती हैं। अब चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। ये थ्योरी पॉपुलराइज की थी इमैनुअल वॉलस्टीन ने। अब यहां वॉलस्टीन पूरी दुनिया को मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है कोर। कोर कंट्रीज वो डेवलप्ड कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं जो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली पावरफुल होती हैं। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कोर कंट्रीज अपने इंटरेस्ट्स के लिए पेरीफेरीज और सेमी पेरीफेरीज का यूज करती हैं। अब दूसरी कैटेगरी आती है पेरीफेरी। पेरीफेरी कंट्रीज लीस्ट डेवलप्ड और मोस्ट एक्सप्लॉइटेड कंट्रीज होती हैं। ये कंट्रीज मेनली रॉ मटेरियल्स और चीप लेबर प्रोवाइड करती हैं। और अब तीसरी कैटेगरी को समझते हैं, सेमी पेरीफेरी। ये कंट्रीज कोर और पेरीफेरी के बीच में होती हैं। एग्जाम्पल्स के लिए इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका को सेमी पेरीफेरी कंट्रीज माना जाता है। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट समझिए। सेमी पेरीफेरी खुद भी कोर कंट्रीज के द्वारा एक्सप्लॉइट होती है, लेकिन साथ ही साथ ये पेरीफेरी कंट्रीज के एक्सप्लॉइटेशन में कोर कंट्रीज की हेल्प भी करती है। और इसी तरह पूरा कैपिटलिस्ट वर्ल्ड सिस्टम कंटिन्यूसली फंक्शन करता रहता है। अब चलिए स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स को एक ग्लांस में समझते हैं। यहां पर एग्जाम पर्सपेक्टिव से थिंकर्स और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके क्विकली और इजीली समझते हैं। सबसे पहला नाम आता है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स ने स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म की बेस थ्योरी दी और उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया था स्टेट एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ बोर्जवाजी। सिंपल वर्ड्स में बोले तो मार्क्स के अकॉर्डिंग स्टेट न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन नहीं होता, बल्कि रूलिंग कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट थिंकर है लुई एल्थ्यूजर। लुई एल्थ्यूजर का कंट्रीब्यूशन था स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म और आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस। यहां एल्थ्यूजर ये एक्सप्लेन करते हैं कि सिर्फ फोर्स के थ्रू ही कंट्रोल मेंटेन नहीं होता, बल्कि एजुकेशन, मीडिया, रिलीजन और इंस्टीट्यूशंस के थ्रू भी आइडियोलॉजी स्प्रेड की जाती है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट नाम है क्वामे एनक्रूमा। एनक्रूमा मेनली नियो कॉलोनियलिज्म कॉन्सेप्ट के लिए फेमस है। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि फॉर्मल कॉलोनियलिज्म खत्म होने के बाद भी इकोनॉमिक डोमिनेशन कंटिन्यू करता रहा। अब अगला इंपॉर्टेंट थिंकर है राउल प्रेबिश। प्रेबिश ने अनइक्वल टर्म्स ऑफ ट्रेड का कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने सीपल या ईकला के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन किया कि कोर और पेरिफेरी कंट्रीज के बीच इकोनॉमिक एक्सचेंज इक्वल नहीं होता। अब यहाँ एजी फ्रैंक का नाम आता है। फ्रैंक का फेमस कॉन्सेप्ट था डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। सिंपल वर्ड्स में उनके अकॉर्डिंग वेस्ट का डेवलपमेंट पेरिफेरी कंट्रीज के अंडर डेवलपमेंट के ऊपर बिल्ड हुआ है। अब अगला इंपॉर्टेंट थिंकर है समीर अमीन। समीर अमीन मेनली डिपेंडेंसी थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि डेवलपिंग कंट्रीज स्ट्रक्चरली डेवलप्ड कैपिटलिस्ट कंट्रीज पर डिपेंडेंट बनी रहती हैं। और फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है इमैनुअल वॉलस्टीन। वॉलस्टीन ने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को पॉपुलराइज किया और उन्होंने पूरी दुनिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, कोर, पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी। समझ में आ रहा है ना? अब चलिए स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म की स्ट्रेंथ्स को समझते हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म ने इंटरनेशनल रिलेशंस को एक कंप्लीटली नया पर्सपेक्टिव दिया। सबसे पहला स्ट्रेंथ यह है कि ये वेस्टर्न सेंट्रिक आईआर थ्योरीज को चैलेंज करता है। मतलब ये थ्योरी सिर्फ पावरफुल वेस्टर्न कंट्रीज के पर्सपेक्टिव से दुनिया को नहीं देखती, बल्कि ग्लोबल साउथ और एक्सप्लॉइटेड नेशंस की साइड से भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ ये है कि ये थ्योरी ग्लोबल इनइक्वालिटी और अंडर डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करती है। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि कुछ कंट्रीज कंटिन्यूसली रिच क्यों होती जाती हैं और कुछ कंट्रीज पुअर और डिपेंडेंट ही क्यों रह जाती हैं। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ समझिए। स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म ग्लोबल साउथ कंट्रीज को वॉइस प्रोवाइड करता है। मतलब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कंट्रीज के प्रॉब्लम्स और एक्सपीरियंसेस को इंपॉर्टेंस देता है। और इसी वजह से ये थ्योरी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ जैसे इंस्टीट्यूशंस को भी क्रिटिकली एग्जामिन करती है। थ्योरी ये आर्ग्यू करती है कि ये इंस्टीट्यूशंस ऑफिशियली डेवलपमेंट और कोऑपरेशन की बात तो करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली पावरफुल कैपिटलिस्ट कंट्रीज को ज्यादा बेनिफिट पहुंचाते हैं। और फाइनली स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म हिस्टोरिकल कॉलोनियलिज्म को प्रेजेंट डे इकोनॉमिक डिपेंडेंसी से कनेक्ट करता है। मतलब थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉलोनियलिज्म ऑफिशियली खत्म जरूर हुआ है, लेकिन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और डिपेंडेंसी अब भी कंटिन्यू करती है। अब चलिए लास्ट सेक्शन को समझते हैं, यानी क्रिटिसिज्म्स। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हर थ्योरी की तरह स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म की भी कुछ लिमिटेशंस हैं।
सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये है कि ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली डिटर्मिनिस्टिक है। मतलब ये ऑलमोस्ट हर चीज़ को इकोनॉमी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, और इसी वजह से ये कल्चर, आइडेंटिटी और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जैसे फैक्टर्स को इग्नोर कर देती है। दूसरा क्रिटिसिज्म ये दिया जाता है कि स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म साउथ कोरिया और सिंगापुर जैसे सक्सेस स्टोरीज को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाती, क्योंकि ये कंट्रीज डेवलपिंग वर्ल्ड का पार्ट होने के बाद भी सक्सेसफुली डेवलप हुई हैं। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म आता है। थ्योरी डेवलपिंग नेशंस के इंटरनल या डोमेस्टिक फैक्टर्स के रोल को अंडर एस्टिमेट करती है। मतलब करप्शन, लीडरशिप, पॉलिसीज, एजुकेशन और गवर्नेंस जैसे इंटरनल फैक्टर्स को इनफ इंपॉर्टेंस नहीं देती, और इसी के साथ ये थ्योरी डेवलपिंग नेशंस की ओन एजेंसी को भी ओवरलुक करती है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो थ्योरी कभी कभी डेवलपिंग कंट्रीज को सिर्फ विक्टिम्स की तरह प्रेजेंट करती है, जैसे उनके पास खुद डिसीजन मेकिंग या चेंज क्रिएट करने की कैपेसिटी ही नहीं है। और फाइनली एक लास्ट क्रिटिसिज्म ये है कि स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म रेवोल्यूशन पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस करता है, लेकिन प्रैक्टिकल पॉलिसी सॉल्यूशंस कम प्रोवाइड करता है। मतलब प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई तो करता है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिकली सॉल्व कैसे किया जाए उसके क्लियर सॉल्यूशंस हमेशा प्रोवाइड नहीं करता। और इसी के साथ स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।